तो चलो भाई, अब तक अपन ने तीन मेथड देख लिए। कौन कौन से मेथड देख लिए? परसेंटेज चेंज मेथड देखा है, दूसरा अपन ने डेरिवेटिव मेथड देखा है, और तीसरा अपन ने कौन सा देखा है? ग्राफिकल मेथड देखा है। देखो डेरिवेटिव मेथड में ना dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव की हेल्प से अपन चेंज कैलकुलेट करते थे। व्हाई दैट मेथड वाज यूज्ड? दैट मेथड वाज यूजफुल व्हेन द चेंज वाज वेरी स्मॉल। अगर चेंज बहुत ही छोटा होता था तो वो वाला मेथड चलता था, बट व्हेन द चेंज इज वेरी लार्ज। अब एग्जांपल लेते हैं अपन पार्ले का। पार्ले ने प्राइस अगर मान लो 1 रुपए भी बढ़ा दिया तो उसका डिमांड के अंदर इनफाइनाइट चेंज आ सकता, मतलब तुम मेजर नहीं कर सकती, ज्यादा चेंज आ सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर तुम्हें मालूम है डेली पार्ले का सेल कितना होता है, तो जरा सा भी अगर तुम प्राइस को चेंज करते हो तो डिमांड में अगर बहुत ही ज्यादा चेंज आने वाला है तो वी आर यू गोइंग टू यूज द आर्क इलास्टिसिटी मेथड। अगर प्राइस चेंज करने के कारण तुम्हारे डिमांड में स्लाइटली इफेक्ट होने वाला है, देन वी आर गोइंग टू से दैट वी विल यूज द डेरिवेटिव मेथड। अच्छा सर, डेरिवेटिव मेथड कहां पे यूज होता है? लेट्स से तुमने एशियन पेंट देखा है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट के जो बाल्टी आती है, इतने सब बकेट आती है, कितने रुपए की आती होगी? 400, 500, 1000, 1500। उसने अगर 20 रुपए भी प्राइस चेंज कर दिया तो डिमांड पे कुछ सब्सटैंशियल फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने अगर 50 रुपए भी चेंज कर दिया, डिमांड पे सब्सटैंशियल चेंज नहीं होने वाला। लेकिन वही पार्ले 1 रुपए भी चेंज कर दे तो बहुत ज्यादा चेंज यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा। सो दैट एशियन पेंट यूज करेगा डेरिवेटिव मेथड। उसको जरा सा चेंज कैलकुलेट करना है। सर क्वेश्चन ये है कि जरा सा भी चेंज रहा तो क्यों कैलकुलेट करना है? इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, व्हाई यू वांट टू कैलकुलेट द चेंज? आ सकता है ना दिमाग में ये कि सर डेरिवेटिव मेथड में तो फैक्टर चेंज करते हैं अपन तो डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड ओनली बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, सो व्हाई द नीड अराइजेस? वेदांत, काहे मेजर करना है? क्यों मेजर करना है? आई सेड डेरिवेटिव मेथड के अंदर डिमांड तो बहुत स्लाइटली अफेक्ट होती है, वहां पे वो मेथड ही अपन यूज तभी करते हैं जब डिमांड स्लाइटली अफेक्ट होने वाले रहते हैं। माय क्वेश्चन इज व्हाई वी वांट टू यूज दैट मेथड देन? फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंसुलिन बनाती है, ठीक है। अगर उसने प्राइस अपना थोड़ा सा भी चेंज कर दिया या काफी हद तक चेंज कर लिया, उसके डिमांड पे थोड़ा सा अफेक्ट होगा लेकिन ज्यादा नहीं होने वाला। इसलिए उसको थोड़ा सा कितना इंपैक्ट है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो कंपनी का जो इनपुट है वो ऑलरेडी एक्सपायरी डेट से प्रोन है। यानी कि उस कंपनी का जो मटेरियल रहेगा, जो इंसुलिन के इंजेक्शन बनाएगी, अगर वो ओवर प्रोड्यूस कर देगी तो रॉ मटेरियल है कॉस्टली और वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे समय अगर वो प्राइस बढ़ा रहा है तो डिमांड थोड़ा कम होगा, तो उसे एक्सपेक्ट करके चलना है कि डिमांड कितना कम होगा तो मैं कितना कम प्रोड्यूस करूं। समझ में आया? वहीं अगर अपन पार्ले की बात करते हैं, अगर मान लो उसको 1-2 यूनिट या 10-12 यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने बोला इंसुलिन का एग्जांपल अपन आर्क इलास्टिसिटी में क्यों नहीं रख सकते? अब ऐसा तो नहीं है इंसुलिन का प्राइस कम हो गया कि यहाँ पे जो लोग डायबिटिक पेशेंट नहीं है वो भी लगाने लग गए इंसुलिन के इंजेक्शन, ऐसा तो होगा नहीं। और प्राइस एकदम कम कर दिया तो डायबिटिक पेशेंट हर कोई लगाने लग गया, ऐसा भी होगा नहीं। या फिर प्राइस बढ़ा दिया तो डायबिटिक पेशेंट ने बंद कर दिया लगाना इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं। तो वहां पे डिमांड काइंड ऑफ इनइलास्टिक रहती है, हल्का स्लाइटली इलास्टिक रहती है, बट टू मोर एक्सटेंड इट इज इनइलास्टिक। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द आर्क इलास्टिसिटी, यहां पर वही कमोडिटी यूजफुल रहेगी जिनको फ्रैक्शनल छोटा मोटा परसेंटेज चेंज, लार्ज चेंज देखने को मिलेगा। सो दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज। समझ में आया? ओके, इसका फॉर्मूला मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कैसा है। द आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस। अंडरलाइन करो वर्ड एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं अपन? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको 2 क्वांटिटी दूंगा और 2 प्राइस दूंगा, कैसे एवरेज निकालोगे उसका? लेट्स से Q1 क्वांटिटी एंड Q2 क्वांटिटी दी है, कैसे एवरेज निकलेगा भाई? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। 2 प्राइस दिए, कैसे निकालोगे? P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर हुआ अपना? चलो करवाता हूं, फॉर्मूला भी करवाता हूं। आर्क इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू द प्राइस चेंज एग्जिबिट बाय डिमांड कर्व ओवर सम डिफाइंड आर्क और डिमांड ऑफ डिमांड कर्व। छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द आर्क इलास्टिसिटी मेजर द इलास्टिसिटी इन केस ऑफ लार्ज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। यानी कि जब लार्ज चेंज होगा तो ही ये मेथड यूजफुल है, अदरवाइज ये मेथड छोटे मोटे फ्रैक्शन को तो ऐसे ही इग्नोर कर देता है। यहां पे जब मेजर चेंज रहता है ना, तब ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं।
ऑन द डिमांड कर्व रेदर देन अ पॉइंट, पॉइंट मतलब स्लाइट चेंज नहीं, लार्ज चेंज के लिए। सिंस पॉइंट इलास्टिसिटी डिफर एट वेरियस पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी टेक एवरेज ऑफ टू प्राइस एंड द क्वांटिटी टू मेजर। मैं तुम्हें फॉर्मूला एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सी द फॉर्मूला, हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड, Q1 minus Q2 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q2 into P1 plus P2 डिवाइडेड बाय P1 minus P2। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? यहां पे मैंने क्या बोला, अपने को लेने का है एवरेज, ठीक है। सबसे पहले तो जब डिमांड अपन कैलकुलेट करते हैं ना, अपन ने परसेंटेज चेंज मेथड भी देखा था, अपन ने पहले तो कैलकुलेट किया था कि चेंज कितना है। अरे अपने को इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी, इलास्टिसिटी माने की क्या है, चेंज। तो चेंज कैसे डिनोट होगा, Q1 minus Q2, Q1 minus Q2 विल डिनोट द चेंज। सो टेक, अपनी बुक भी निकालो और लिखो मेरे साथ। ये यहां पर समझ में आता है तो देखो, नहीं आया तो फिर बाद में पूछ लेना। Q1, रहने दो, Q1 minus Q2 ये चेंज है, डिवाइडेड बाय एवरेज, बोलो कितना आएगा इसका, Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाय 2, द होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस P1 minus P2 डिवाइडेड बाय P1 plus P2 अपॉन 2। ये वाले पार्ट को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, Q1 minus Q2 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q2 इंटू 2, क्या है, सही है, उसको ऊपर ले आया मैं। द होल डिवाइडेड बाय P1 minus P2 डिवाइडेड बाय P1 plus P2 इंटू 2, ये भी सही है। कैन आई राइट दिस एज Q1 minus Q2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q2। अब ये वाले को पूरा इन्वर्ट मार रहा हूं मैं, P1 plus P2 डिवाइडेड बाय P1 minus P2 इंटू 2, क्या ये सही है, समझ में आ रहा है? ये 2 कट हो गया, बचा क्या, Q1 minus Q2 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q2 इंटू P1 plus P2 डिवाइडेड बाय P1 minus P2। अब ये फॉर्मूला ऐसे आया, एवरेज चेंज लिया सबसे पहले, तो अपन ने पहले तो चेंज कैलकुलेट किया, फिर उसका एवरेज लिया। एवरेज क्यों लिया, उन्होंने रीजन भी दे रखा है कि ये देखो, पहले क्वांटिटी थी ये वाली, लेट्स से A, बाद में क्वांटिटी हो गई B, दो क्वांटिटी है, दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स पे तुम्हारा प्राइस भी अलग है, क्वांटिटी भी अलग है, अपने को मेजर करना है चेंज, तो ले लिया अपन ने एवरेज। यहां पर तुम्हारी डिमांड अलग है, प्राइस अलग है, यहां डिमांड अलग है, प्राइस अलग है, तो हमने ले लिया इसका एवरेज। एवरेज चेंज कितना होता है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें से फॉर्मूला याद रखना है, Q1 minus Q2 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q2 इंटू P1 plus P2 डिवाइडेड बाय P1 minus P2। यहां पे फॉर्मूला दे रखा है। व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द चेंज इज वेरी लार्ज, ठीक है। On this demand curve there are 2 points, both the points have different quantities and different price, so in order to calculate the elasticity we take the average। इतना कोई पूछेगा नहीं तुमसे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आ जाएगा, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, मैंने लास्ट बैच में एक हिंट भी दिया था, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना, परसेंटेज चेंज वाला मेथड कब यूज करना, जब चारों वेरिएबल दे दिए तो ये वाला यूज करना, और अगर मान लो एक आधा वेरिएबल मिसिंग है तो परसेंटेज चेंज वाला। लेकिन एग्जाम में तुम्हें स्पेसिफिकली बोला जाता है कौन सा मेथड यूज करना है, एग्जाम में स्पेसिफाई करते हैं। अपने बुक में भी स्पेसिफाई किया, लेकिन इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन आंसर्स दिए ना बुक के पीछे, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा मेथड यूज करना है, एग्जाम में स्पेसिफाई करते हैं। पर अगर नहीं किया तो क्या करने का, सबसे पहले ये मेथड अप्लाई करने का, चारों वेरिएबल दिए हैं तो। इससे भी आंसर नहीं आया तो वो वाला मेथड से कैलकुलेट कर देना, उससे आ गया तो वो जो आंसर होगा वो टिक कर देना। आंसर नन वाला नहीं आएगा इसके अंदर, नन ऑफ द अबव वाले आंसर जनरली नहीं पूछते न्यूमेरिकल में, कोई ना कोई आंसर होता ही है। लास्ट इज टोटल आउटले मेथड। चार मेथड देखो, पहले समझ में आया कि तुमको, एक बार देख लो फिर मैं बताता हूं आगे का मेथड।
सोनाक्षी समझ में आए सारे मेथड? ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड, आउटले माने की एक्सपेंडिचर, टोटल यानी कि टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। नेक्स्ट वाला मेथड है अपना टोटल आउटले मेथड। समझ में आया? यहां पर तुम्हारे डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस, इन शॉर्ट इलास्टिसिटी मेजर कैसे करते हैं। वो इसके सीधा गिरा होगा तो गया। चल रहा है भाई, कितना डॉज करने पर भी नहीं बचा। अभी क्या करना पड़ेगा? कैच करा था। हाँ ना यार, कैच करने का था ना, फूक मार रहा था, यहाँ से गिर गया मेरे हाथ से, मैं कैच करने की कोशिश कर रहा था। बावला मामा तूने भी नहीं किया कैच, तेरे तो सबसे पास गिरा था, तूने भी। क्या पाटेल, गरीब का पेन खराब हो जाएगा। मेरी जान में जान है। अब ये ऐसे नहीं गिरा, ऐसे गिरता तो गया होता बस। मैं करता ट्राई, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम लोग मिलकर रिम्बर्स करके दोगे ना। उस बेचारे को क्यों लूटते हो तुम? मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ नमन, तूने बोला? अच्छा, ये रख देता भाई। समझो मैं एक सेलर हूं, ठीक है, सेलर हूं और तुम लोग बायर हो। जितना क्वांटिटी मैं सेल करता हूं, लेट्स से आई एम द ओनली सेलर इन दिस कंट्री, यू पीपल आर द ओनली बायर्स इन दिस कंट्री, ठीक है। जितना मेरा सेल होगा उतना ही तुम लोगों का क्यूमुलेटिव परचेस होगा। सो अगर मान लो तुम लोगों का एक्सपेंडिचर गिर गया, मेरे लिए तो इनकम है, मैं सेल करूंगा मेरे लिए इनकम है, और तुम लोग परचेस करोगे तुम्हारे लिए क्या है? बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है। वापस सुनो, मैं सेलर हूं और तुम सब लोग बायर हो। जितना मैं सेल करता हूं उतना ही तुम लोग परचेस करते हो, तो जितना मेरा रेवेन्यू, क्या मैं कह सकता हूं उतना ही तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर गिरा तो क्या मेरा रेवेन्यू भी गिर जाएगा? अगर मेरा रेवेन्यू गिरा, इसका मतलब यह कि मैंने प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कम परचेस किया। कम परचेस किया तो डिमांड कम हुई ना। वापस सुनो, मैं सेलर, तुम लोग बायर, मेरा रेवेन्यू तुम्हारा एक्सपेंडिचर। तुम्हारा अगर एक्सपेंडिचर गिर गया, इन शॉर्ट मेरा रेवेन्यू गिर गया। मेरा रेवेन्यू गिर गया यानी कि मुझे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां पे तुम लोगों के एक्सपेंडिचर को एनालाइज करके बताऊंगा कि जो मेरे कमोडिटी है वो इलास्टिक या इनइलास्टिक है। लेट्स से जनरल जाते हैं। मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचता हूं, शक्कर बेचता हूं मैं, शक्कर किराने। क्या रुपए चल रहा है किसी की किराने की दुकान घर पे, मारवाड़ी है कोई, मल्टीपल बिजनेस रहते हैं उनके, मारवाड़ीज के घर पे, हाँ उससे भी पता करना, मारवाड़ीज का कंपलसरी एक बिजनेस ग्रोसरी तो रहता ही, दे आर इन मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो। एक रहेगा ज्वेलरी का रहेगा, एक उनका, एक किराने का रहेगा, और एक बाकी उनकी इच्छा से रहता है साड़ियों का। हाँ, ऐश्वर्या किधर है? ऐश्वर्या नहीं है। और किसी का है? नमन, किराने का भी है, साड़ियों का है, एसी। देखो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मतलब शौक भी बड़े। छोटे से गांव में एसी बेचता है वो। कहां पे तेरी दुकान? भाटापारा, ठीक। असतात नाव होत असले। चलो समझो मैं शक्कर बेच रहा हूं। शक्कर क्या रुपए किलो है? 32। हाँ तू बताएगा। 30। और मधुर की शक्कर? मधुर की शक्कर नहीं, भूम में कौन खरीदेगा मधुर की शक्कर? भूम में खरीदता क्या मधुर की शक्कर कोई? सच्ची बोल। नहीं, मेरे को मालूम ना, अभी मैं होके आया था भूम में, कुछ नहीं दिखा। रोड, धूल, थोड़ी सी बारिश, लोग गाली देते हुए वहां पे दिखे सड़क के साइड में, और काली पीली टमटम चल रही है। वड़ाप बोलते हैं जिसको, अपने सातारा में वड़ाप बोलते हैं, वड़ाप। वैसे जिसको मालूम नहीं है भूम क्या है, भूम इज अ इंटरनेशनल सिटी इन इंडिया। इट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड सिटी सराउंडेड बाय 4 एयरपोर्ट्स, located at a distance of 500 kilometer from radius of that city. 500 किलोमीटर दूर है वो एयरपोर्ट। To reach to that city, you have to cross the Z+ securities of buffaloes. भाई है वैसा अभी वो तक मानता है कि नहीं? और आपको पता ही नहीं चलेगा, वो इतना हाईटेक शहर है, इतना हाईटेक शहर है ना,
तुम कब घुसे कब बाहर हुए पता भी नहीं चलेगा। सुपरसोनिक ऐसे स्ट्रेट, रोड साइड ही पूरा गांव बसा हुआ है ना। शक्कर बेच रहा हूं 38 रुपए किलो, चल 40 रुपए किलो, मैंने रेट कर दिया 42 रुपए, क्या करोगे अभी? उतनी ही खरीदोगे, उतनी क्वांटिटी, ऐसा थोड़ी है कि कम खरीदते हैं। देखो 2 रुपए मैंने 2 रुपए अगर उसका प्राइस बढ़ा दिया तो अब 40 की जगह 42 में मिल रही है, पर तुम सडनली क्वांटिटी रिड्यूस नहीं करोगे। मैंने 45 भी कर दिया, धीरे धीरे तुम अपनी परचेसेस एडजस्ट कर दोगे, तुम दूसरी जगह एक्सपेंडिचर अपना कम कर दोगे, पर शक्कर जितनी लगती है उतनी तो लोगे। ऐसा करते हो क्या कि शक्कर महंगी हो रही तो चाय थोड़ी कम चीनी वाली पीते हो? नहीं, नहीं किया है क्या किसी ने ऐसा? मुझे नहीं लगता किसी के घर ने किया होगा। इसका मतलब यह है अगर मैं इसका प्राइस बढ़ा भी रहा हूं तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ध्यान दो, तुम उतनी ही क्वांटिटी खरीदते थे, 1000 किलो खरीदते थे तुम सब लोग मिलके, तब तुम 40,000 रुपए देते थे, अब 42,000 दे रहे हो, तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। कैन यू टेल मी, ये जो शक्कर है प्राइस बढ़ने के कारण इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, तो ये प्रोडक्ट इलास्टिक है इनइलास्टिक है तान्या? जिससे पूछता हूं वही जवाब देना, कर दे बैठे। हाँ वापस बोलता हूं, ध्यान नहीं था तुम्हारा। एक प्रोडक्ट है जो 40 रुपए किलो में बिक रहा है, शक्कर है ना, 1000 किलो तुम लोग क्यूमुलेटिवली परचेज करते थे उसकी, मैंने प्राइस बढ़ा दिया। होता क्या है जनरली जब प्राइस बढ़ाते तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है, पर मैंने एग्जांपल लिया शक्कर का। क्या 2 रुपए शक्कर का रेट बढ़ने से तुम शक्कर की डिमांड कम कर दोगे? नहीं करोगे, तो उतनी ही 1000 केजी तुम लेने वाले हो। पहले तुम्हारा टोटल आउटले होता था 40,000 रुपए, अब हो रहा है 42,000 रुपए। क्या तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा भाई? 40 के 42 हुए, किधर कौन से नशे कर रही हो? 40,000 के 42,000 हो गए ना। ध्यान नहीं उसका, 40,000 की जगह 42,000 हो गए। अर्पिता क्या एक्सपेंडिचर बढ़ गया मेरा? हाँ, प्राइस बढ़ गया और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। सो कहना है प्राइस एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब तुम देखो शक्कर पहले भी 1000 किलो बिक रही थी, अभी भी 1000 किलो बिक रही है। कहना है इट इज इनइलास्टिक। दूसरी तरीके से देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है और तुम्हारी टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, सो आई कैन से दैट इट इज इनइलास्टिक। अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन आई कैन से दैट कमोडिटी इज इनइलास्टिक। अगर शक्कर में 38 रुपए किलो कर दूं, 40 से 38 रुपए किलो कर दूं, तो भी तुम 1000 किलो ही शक्कर लोगे ना, बराबर है कि नहीं? अब तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 38,000। सो प्राइस इज ऑल्सो फॉलिंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो फॉलिंग, so both are moving in same direction. When expenditure and price both moves in same direction, demand is inelastic. समझ में आया क्या? वापस से बोलता हूं, अगर प्राइस और टोटल आउटले यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस कम टोटल एक्सपेंडिचर कम, प्राइस बढ़ गया टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अगर ऐसा हो रहा है इट मींस डिमांड इज इनइलास्टिक। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए तो विल से इट इज इलास्टिक। और अगर जितना प्राइस कम हुआ तुम्हारा रेवेन्यू भी स्टेबल रहा, अगर तुम्हारा टोटल आउटले अगर उतना ही रहा, देन आई कैन से इट इज यूनिट इलास्टिक। तो यहां पे हमने क्या किया, बेसिकली डिमांड को मेजर नहीं किया। जनरली हम क्या करते हैं फॉर्मूलेज में डिमांड को लेते हैं, लेकिन हम डिमांड को नहीं लेने वाले, यहां पे हम लेने वाले टोटल एक्सपेंडिचर। सर टोटल एक्सपेंडिचर लेने के पीछे का रैशनल क्या है? जितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर है उतना मेरी इनकम है, और मेरी इनकम कैसे निकालता हूं मैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहां से मैंने क्वांटिटी उठा लिया। तुम्हारे लिए इतना डेप्थ में जाने से बेटर है इतना समझो कि यहां पे टोटल चेंज को एनालाइज किया जाता है। इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड डिमांड इज ऑल्सो प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट मीन्स प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इंक्रीजिंग, it means the demand is inelastic. If both are moving in same direction but downward, price भी कम हो रहा है और total expenditure भी कम हो रहा है, again it is inelastic. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइस मैंने कर दिया 40, सुनना, प्राइस था समझो 40 था, मैंने कर दिया 42, टोटल एक्सपेंडिचर पहले कितना हो रहा था तुम्हारा? 40 रुपए पर केजी इंटू 1000 किलो, कितना हो रहा है ये? 40,000।
मैंने प्राइस बढ़ा दिया और कर दिया 42 और तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 900। कैन यू टेल मी द आंसर कितना हो रहा है? $37,800। तुम्हारा प्राइस देखो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया और टोटल एक्सपेंडिचर गिर गया, सो इट इज इलास्टिक। और इलास्टिक देखकर भी समझ में आ रहा है, डिमांड चेंज हुई ना, डिमांड चेंज हुई ना, ऑटोमेटिकली इलास्टिक है। पर तुमको ये नहीं फैक्टर दिया जाएगा एग्जाम में, तुमको ये फैक्टर दिया जाएगा और ये फैक्टर दिया जाएगा और बोलेंगे बताओ इलास्टिक है इनइलास्टिक है। इफ दिस प्राइस, देखो प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दैट मींस दे आर इलास्टिक। अच्छा, प्राइस हो गया 40 से 50, क्वांटिटी डिमांडेड 1000 से हो गया 800, अर्लियर एक्सपेंडिचर वाज 40,000, नाउ योर एक्सपेंडिचर इज 40,000, so it is unit elastic. Both are moving in same direction, both are moving in opposite direction, but these two are getting compensated. तो ये होता है यूनिट इलास्टिक। अच्छा, यूनिट इलास्टिक को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, चेंज कैलकुलेट करो। इसमें परसेंटेज चेंज कितना है? चेंज इन क्वांटिटी 200 डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 200 डिवाइडेड बाय, यूज आर्क हियर, आर्क यूज करो 8, सॉरी आर्क वाला मेथड यूज करो। 200 डिवाइडेड बाय 900, 10 डिवाइडेड बाय 45, कितना आता है ये? 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 10, 1। तो आर्क से कैलकुलेट करोगे तो भी इसका आंसर 1 ही आने वाला है, एंड 1 डिनोट्स यूनिट इलास्टिक। समझ में आ रहा है दगड़ू? ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस बोलता हूं, इतना याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, इफ योर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अपन इसको बोलेंगे इलास्टिक। ठीक है, इफ बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन वी विल कॉल इनइलास्टिक। और अगर मान लो योर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज्ड, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, तो वो हो जाएगा तुम्हारा यूनिट इलास्टिक। समझा गया? यहां पे एक प्रॉब्लम है इस मेथड में, कोई आइडेंटिफाई करके बताएगा इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ ये नहीं बताता है, ये डायरेक्शन बता देता है। ये डायरेक्शन बता देगा कि हां बढ़ने वाला है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, पर एग्जैक्ट कितना कोएफिशिएंट आने वाला है ये नहीं बताएगा। तो ये मेथड का एक ड्रॉबैक है। समझ में आया? तो ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जिसको जनरल सेंस में जानना है कि मेरे प्राइस के कारण डिमांड पे क्या अफेक्ट होने वाला है, मेरे प्राइस के कारण डिमांड पे क्या अफेक्ट होने वाला है। ठीक है, वैसे अपन आउटले टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प ले रहे, पर अल्टीमेटली हम कैलकुलेट कर रहे प्राइस इलास्टिसिटी। दैट मींस हमें चेक करना है मेरे प्राइस चेंज करने के कारण डायरेक्शन क्या है डिमांड का। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं आई विल से इनइलास्टिक, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं आई विल कॉल इलास्टिक, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज वी विल कॉल इट यूनिट इलास्टिक। समझ में आया? अब ये चीज टेक्निकल लैंग्वेज में दे रखी है। इन टोटल आउटले मेथड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले ऑफ द हाउस होल्ड। चेंज इन एक्सपेंडिचर, यहां पर टोटल आउटले का मीनिंग ही वही है, टोटल आउटले, आउटले माने कि एक्सपेंडिचर। हमें देखना है कि अगर मैंने प्राइस चेंज कर दिया तो तुम्हारे खर्चे में क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर मान लो तुम लोग रेंट से घर पे रहते हो, जो लोग यहां पर है, उसने 5000 की जगह 6000 चार्ज करना चालू कर दिया, उसका रेवेन्यू बढ़ गया। इससे यह समझ में आता है स्टूडेंट छोड़ के नहीं गए उसके पास से, जिससे यह क्लियर होता है कि उसके रूम्स की डिमांड इनइलास्टिक है। प्राइस कितना भी चार्ज करे, कितना कम भी चार्ज करे, उतना ही डिमांड रहने वाली है। अब डिमांड इनइलास्टिक है, यह समझ में आ गया आंटी को, क्या करना चाहिए उन्होंने? आंटी के पास ही रहते हो ना तुम लोग, कोई ना कोई आंटियों के पास, लैंड लेडी की बात कर रहा हूं मैं, तुम पता नहीं क्या सोचे, तू कान से निकाल वो बात। हाँ, मेरा कहने का ये क्वेश्चन था, मेरा कहने का ये मतलब था कि
अब पता चल गया डिमांड तो इनइलास्टिक है, आंटी को पता चल गया, उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास अपनी अटेंड कर ली, लीक लेक्चर्स देख लिए, तुम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हो वॉइस नोट से, उसको पता चल गया कि डिमांड इनइलास्टिक है। अब आंटी ने क्या करना चाहिए? प्राइस बढ़ा देना चाहिए। तुम लोग उठ के जाओगे किधर? दूसरे रूम तो ऑलरेडी भरे हुए, ठीक है। और अगर उसको पता चल गया डिमांड इलास्टिक है तो रेट थोड़ा कम करने के, अच्छा रेट वो तभी कम करेगी जब उसके पास कुछ ऑक्यूपेंसी पड़ी होगी। अगर फुल ऑक्यूपेंसी है तो कुछ भी एक्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? उसको डिमांड कम, प्राइस कम करके अननेसेसरी डिमांड एक्सेस क्रिएट करेगी। पता चला डिमांड एक्सेस तो क्रिएट कर दिया पर उसके पास ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो क्या करेगी? तो ऐसे समय उसने क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है सो चलते रहना चाहिए। जितने स्टूडेंट को काट के छील लेना चाहिए, छिलती है। अभी तुम लोगों से भी डिस्क्रिमिनेटिंग रेंट लेती है, तुम लोगों को मालूम है क्या? किसी से 3,000 भी लेती है, किसी से 2,500 भी ले रही है, मालूम है तुमको? अब तुम सब एक ही आंटी के पास रहते हो ना, एक ही आंटी है वो जिसके 300 फ्लैट्स हैं, 300 रूम्स हैं उसके पास, 300 बेड्स की कैपेसिटी आएगी, आई मीन टू से। ये जो वी स्मार्ट को प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन, किसी से 5,000 भी लेती है। हाँ 5,000। अब इसको बात करने की आदत भी ऐसी हो गई है। अभी अभिषेक से बात करता है ना घर पे, अभी जैसे हाँ हेलो बोल, ऐसे तुमको पिच ऊपर नीचे करने की आदत ही पड़ गई है। हाँ बराबर लेती है, 5,000 भी लेती है, 2,000 भी लेती है, डिस्क्रिमिनेटिंग रेंट चार्ज करती है। तो उसको मालूम है कि उसके ऊपर ना ही इनइलास्टिक बिहेवियर आ रहा है, ना ही इलास्टिक बिहेवियर आ रहा है, ना ही यूनिट इलास्टिक है, तो अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेटिंग रेंट चार्ज करती है। कोई बात नहीं, तुम्हें क्या। As the total expenditure made on the commodity is the total revenue by the seller, we can say that the price elasticity and total revenue are closely related to each other. Highlight कर दो इस पॉइंट को। मैंने एक्सप्लेन किया, मेरा रेवेन्यू तुम्हारा एक्सपेंडिचर, तो तुम्हारे एक्सपेंडिचर को एनालाइज करके मैं इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। डिड यू गेट दिस पॉइंट? समझा? By analyzing the change in total expenditure, we can say that the price elasticity of demand. However, by this method, we can only say whether the demand of the good is elastic or inelastic. We cannot say by exact amount. कोएफिशिएंट नहीं बता सकते। नमन, नमन समझा? क्या समझा नमन? क्या समझा? न्याज बता ही दे, बता। हाँ ऐसे देखते रहते। आज सुबह कौन, तुम दोनों साथ में रहते हो? कौन उठाया मतलब? हाँ वो तो है। कुत्ता चाट के उठाया, ऐसे ही होता है। नमन को लग रहा था सपने में अप्सराएं आ रही है, पर वो तो कुत्ता निकला। अभी नींद में क्या समझ है? जिसको तू ऐसे पास में लेके ऐसे सुला रहा है और जो तेरा मुंह चाट रहा है वो कुत्ता है। नहीं रे, सपने में नहीं समझता। समझता क्या मयूर? नहीं मालूम? सत्वा समझता है? नहीं समझता है। अभी पेट डॉग है किसी के घर पे, पालतू कुत्ता है। अब कुत्ता चाट लेता है तो अपने को क्या नींद में तो समझ में आता नहीं, अपने को कुछ सेकंड तो लगता है अप्सराएं हैं अपने आसपास, स्वर्ग की उड़ती अप्सराएं आ रही है अपने पास, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। नमन क्या समझे? नहीं समझा? नॉमिनेट कर किसी को, ये 5-6 तेरे 10-15 लोगों को छोड़ के नए नए लोगों को नॉमिनेट कर। कौन? सज्जाद। मैं झगड़े लगा रहा हूं दुश्मन लोगों के में? दुश्मन है, अब समझ जाओ। देखो क्यों नहीं समझा पहले तो वो देख, पढ़ 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 तब तक 3 लाइन। सज्जाद क्या है ये मेथड, जरा मेरे को एक्सप्लेन कर थोड़ा सा। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। आदित्य सही है। आदित्य कुछ ऐड ऑन करेगा इसके अंदर? एग्जैक्टली हाँ।
प्राइस इलास्टिसिटी, रेवेन्यू, हाँ ठीक है, हाँ आगे। हाँ, रेवेन्यू बढ़ ही रहा है और प्राइस कम कर दिया तो रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है। और अगर इलास्टिक रहा तो रेवेन्यू कम होगा, और अगर प्राइस कम कर दिया तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और अगर यूनिट रहा तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड विल रिमेन कांस्टेंट। एग्जैक्टली, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। इस पॉइंट का ड्रॉबैक ये है नमन कि यहां पे इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिट इलास्टिक इतना ही बताएगा, यानी कि मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक इतना ही बताएगा, लेकिन एग्जैक्टली कोएफिशिएंट अटैच करके नहीं बताएगा उसके ऊपर कि एग्जैक्टली कितना आंसर आ रहा है, 0.6, 0.7, 1.2, 1.3, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। समझ में आया क्या? चलो भाई, price and expenditure, if price and expenditure moves in same direction, as the price of the commodity decreases, total expenditure decreases. As the price of the commodity increases, total expenditure increases. In both the above cases, percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. The demand is said to be less elastic or inelastic. ठीक है, मैंने तुम्हें सिर्फ इनइलास्टिक के बारे में बोला था, लेस इलास्टिक भी हो सकता है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है युक्ता? लेस इलास्टिक का मतलब, so you mean to say percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. वहां पे लिख रखा है लास्ट पॉइंट में, इन बोथ द अबव केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। What if percentage change in quantity demanded is zero? वेदिका, अगर percentage change in quantity demanded becomes zero तो क्या हो जाएगा? नहीं, साक्षी, साक्षी, हाँ बोलो। If percentage change in quantity demanded is zero, what can I say about the price elasticity? इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कह रहा भाई चेंज ही नहीं हो रहा ना क्वांटिटी डिमांडेड में। जरा तुमने ये सारे टेक्निकल टर्म्स को भूल जाओ। अगर मान लो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इनइलास्टिक है ना भाई। इनइलास्टिक मतलब जिसको खींचा नहीं जा सकता, इलास्टिक समझता, उसको स्ट्रेच कर सकते। इनइलास्टिक उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, विच मीन्स विच इज नॉन चेंजिंग। इनइलास्टिक यानी कि नॉन चेंजिंग, क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही तो भाई इनइलास्टिक। क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, मोर इलास्टिक। अगर जरा सा भी चेंज करने का इनफाइनाइट चेंज आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। समझ में आया? नहीं आया? इफ कुछ सब पूछे विनय, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, what can I say about the nature of product? Elastic, inelastic, more elastic, less elastic, unit elastic, infinite elastic, zero elastic. बोल। perfectly elastic, perfectly elastic. बोल। percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price. काय है, आय आहे है, हाँ बोल, बोल ना, बोल, अरे बोल भाई। ये पेन नहीं गिरना चाहिए, मैं गिर जाऊँ एक बार चलता है। 10 रुपए की कॉम्बी फ्लेम खा के ठीक हो जाऊंगा, चोट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। पेन गिरा कि सीधा 5000 का चूना लगता है ना। क्या बोल रहा है? यश पेन नहीं गिरने देगा। यश तेरी जिम्मेदारी आज से, देखो भूमि की कसम, भूमि की कसम। भूमि लड़की नहीं, भूमि मतलब जमीन, तो फिर सोच लेगा। बोल बे, इलास्टिक किसने बताया आंसर? मैंने देखा। क्या दिया है? इधर तो कुछ नहीं दिया है। हाँ किधर दिया है बता। हाँ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था पहले तो ये बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। आई हैव ट्रस्ट इशू गाइस, बता, बोल बोल। ये तो पूछा ही नहीं था मैंने।
अर्पित मैंने क्या पूछा था? किसी पर भी आ सकता है रडार? हाँ, क्या पूछा था मैंने उससे? नहीं, तुम नहीं। प्राइस, तो आंसर क्या आएगा? रिलेटिवली या मोर इलास्टिक? मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक इज द आंसर। एक दूसरे की हेल्प मत करो, तुम एक दूसरे का नुकसान कर रहे हो। अगर किसी से आंसर कोई पूछ के बता रहा है ना, तो नुकसान कर रहे हो। भला चाहते हो तो आंसर मत बताओ, और बुरा चाहते हो तो आंसर बता दो, ठीक है? अगर तेरे को किसी ने आंसर बताया तो समझ जाना वो तेरी या वो तेरा दुश्मन है, ठीक है? तान्या और दीपिका दुश्मन, दो दुश्मन मिल गए तेरे को क्लास में। अरे हमने नहीं बताया सर, हमको तो मालूम ही नहीं था। अभी तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ लो, हमें तो क्वेश्चन भी नहीं मालूम है। बहुत भारी। देवराज, इफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is 1.1 while the change in price is 1, what can I say about the nature of product? Elastic, inelastic, more elastic, less elastic, unit elastic, perfectly elastic, perfectly inelastic? More elastic, correct. Rucha, if price and total expenditure moves in opposite direction, what can I say about nature of product? इलास्टिक, मोर इलास्टिक कह सकते हैं, या परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, लेकिन मोर इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, बट ग्रेटर देन 1 है, इतना तो मालूम है। इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, सौरभ, इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, what can I say about nature of that particular product with respect to total outlay method? हाँ, क्या बोला शिवराज? यूनिट, जयंती, जयंती वो नहीं आई है। जागृति, जागृति पहले हंसती है 1 सेकंड, 3 सेकंड हंसेगी, फिर डेलिमा में चली जाएगी, फिर क्वेश्चन याद करेगी, फिर सही आंसर देगी। चलो आंसर दो। क्या? इनइलास्टिक। शाबाश, इतना गलत कैसे हो सकते हो तुम? सही आंसर की उम्मीद में मेरा रडार जा रहा है अमृता। तो इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड, what can I say about nature of that particular product with respect to elasticity? यूनिट इलास्टिक, ये यहां पर दिख रहा है बे, सामने सामने दिख रहा है, फिर भी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। नशे करते हो तुम लोग। कल से क्लास की अरेंजमेंट मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, थोड़े से जो स्टूडेंट है उनको आगे आने दो, क्योंकि पीछे वाले तो ध्यान दे ही नहीं रहे। अरे ये 2-3 मिनट का टॉपिक है, इसमें 45 मिनट्स लगा चुका हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, देन दैट इज इनइलास्टिक। खोपड़ी में डाल लो, कान बंद मत करो, सुनो, तुम लोगों को नहीं जा रहा है दिमाग में। इफ दे बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक, है जो भी बोलना है, इट इज ग्रेटर देन 1। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, इट प्रूव्स दैट इट इज यूनिट इलास्टिक। उसको म्यूट नहीं होता, खराब हो गया वो फोन, नहीं तो बोलोगे सर आप साइलेंट क्यों नहीं करते हो, खराब हो गया। When price elasticity 1, total expenditure remain unchanged. Due to change in price, total expenditure on the commodity remain unchanged. The increase in price is exactly balanced by proportionate reduction in the quantity purchased. The demand is said to be unit elastic. अच्छा, अब greater than 1 में क्या होगा अक्षत? ग्रेटर देन 1 में इलास्टिक रहेगा। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम, अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, देख लो यहाँ पे,
Price and total expenditure moves in opposite direction. As the price of the commodity decreases, total expenditure on the commodity increases. और price increase होता है तो expenditure decrease होता है. And here I can say the proportionate change in the quantity demanded. Proportionate change in quantity demanded is more than proportionate change in price because it is more elastic. I am not going to waste more time क्योंकि जिसकी खोपड़ी में नहीं जा रहा है वो नहीं जा सकता. I cannot help you more. रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू. ये टेबल समराइज कर देता है. ध्यान देना टेबल रीड कैसे करना है. इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग, ध्यान देना बुक में ध्यान मत दो. प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, मैं पूछता हूं तुमसे, प्राइस अगर, अक्षर ध्यान मत दे, प्राइस दे मेरे को, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि अपने इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 कहलाए? अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए. यानी टोटल एक्सपेंडिचर शुड फॉल. टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही टोटल रेवेन्यू होता है. सो टोटल रेवेन्यू शुड फॉल. फर्स्ट वाला सेल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा. टीआर डिक्रीजेस. ध्यान मत दो. दूसरा पूछता हूं, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, टोटल रेवेन्यू पे क्या असर होना चाहिए? इट शुड रिमेन अनचेंज. तुम्हारा सेल नंबर सेल नंबर सेल नंबर सेकंड में सेकंड, टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम. अच्छा, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज इंक्रीजिंग और मुझको इनइलास्टिक प्रूव करना है तो टोटल रेवेन्यू का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन. टोटल रेवेन्यू शुड इंक्रीज. अच्छा, टोटल रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर का क्या? वही बढ़ना चाहिए. सर टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम ही होता ना सर? यस. सो इन केस ऑफ इलास्टिक, डायरेक्शन कैसा है इन दोनों के बीच में? इलास्टिक में अपोजिट. कैन यू टेल मी द कोएफिशिएंट? एग्जैक्ट बताना मुश्किल है. ठीक है, अब छोटा सा पार्ट रह गया. इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ इलास्टिसिटी इज 0, इलास्टिसिटी मतलब चेंज. अगर चेंज 0 है, सो कैन आई से इट इज इनइलास्टिक. इट इज डिनोटेड बाय इलास्टिसिटी EP, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, एंड 0 डिनोट्स 0 चेंज. 0 मीन्स नो चेंज. नो चेंज मीन्स इनइलास्टिक. इन केस ऑफ इनइलास्टिक, क्वांटिटी एक्सिस है, ये प्राइस एक्सिस है. Let's say at price of 5 rupees, quantity demanded was 10. At the price of again 15 rupees, quantity demanded remain unchanged 10. At the price of 25, the quantity demanded is again unchanged. Elastic है, inelastic है? Inelastic है. एक लाइन अगर ड्रॉ करूंगा ना तो it is a straight line parallel to which axis? Y axis. So inelastic demand curve is parallel to Y axis. पूछते हैं कई बार क्वेश्चन में. Which curve is parallel to x axis? Which curve is parallel to y axis? समझा क्या? समझा क्या रे? By notation, it is denoted by EP is equals to 0. Price elasticity is 0. That means there is no change. और अगर मान लो तुमको समझ में नहीं आ रहा है प्राइस कौन से एक्सिस से पैरेलल है, प्राइस एक्सिस से या क्वांटिटी एक्सिस से, तो ड्रॉ करके देख लेना. ठीक है. इफ आई से एट द प्राइस ऑफ 5 rupees, quantity demanded was 100. At the price of 5 rupees 10 paisa, the quantity demanded changed infinitely. यानी कि there is a minute change in the quantity, there is a minute change in the price, but the change in quantity demanded is infinite. So elasticity of demand, price elasticity को क्या कहेंगे अपन? Perfectly elastic, denoted by infinite, because there is a infinite change. अच्छा, अगर एक ऐसा डिमांड कर रहा तो ये यूनिट इलास्टिक रहेगा, और अगर ऐसा रहा तो फ्लैटर, मोर इलास्टिक, रिलेटिवली लेस इलास्टिक. अब ये याद कैसे करते हैं? देखो, मैं वो डायग्राम्स में से पढ़ाता नहीं हूं,
स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सिस रहा तो क्या रहता है? इनइलास्टिक। पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहा तो इलास्टिक। यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ इलास्टिक जा रहा है और वाई एक्सिस की तरफ इनइलास्टिक जा रहा है। अगर बिल्कुल बीच में है तो यूनिट है। अच्छा, ये वाला जो कर्व है ये वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा पैरेलल जा रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा पैरेलल जाने की कोशिश कर रहा है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की तरफ क्या रहता है? इलास्टिक या इनइलास्टिक? तो है तो ये इलास्टिक बट मोर इलास्टिक, परफेक्टली नहीं, मोर इलास्टिक। यूनिट से ज्यादा पर परफेक्ट से कम, सो मोर इलास्टिक। अब ये वाला कर्व अगर देखा जाए, ये इसका इंक्लिनेशन एक्स की तरफ ज्यादा, एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा है, वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे क्या रहता है? इनइलास्टिक। पर परफेक्टली इनइलास्टिक तो स्ट्रेट लाइन रहती है, ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो ये क्या रहेगा? मोर इनइलास्टिक, रिलेटिवली मोर इनइलास्टिक। और अगर बिल्कुल ऐसा रहा तो जो दोनों की तरफ जिसका इंक्लिनेशन सेम है, यूनिट इलास्टिक। मैं ऐसे याद दिलाता हूं, अब देखते हैं अपन। तुम्हें अगर मान लो इसके अंदर से कोई और डिनोशन से याद रहता है तो ठीक है, मैं रिवाइज भी करवाऊंगा इसे। न्यूमेरिकल वैल्यू इफ ईपी इज इक्वल्स टू 0, चलो छोड़ो, ईपी इज इक्वल्स टू 1, क्या है? यूनिट परफेक्ट, यूनिट क्या? यूनिट इलास्टिक। अच्छा, इट इज 1.1 more elastic. It is 0.978325 less elastic. 1 exactly. 0 perfectly inelastic. और infinite? अब ये देखने की भी क्या जरूरत है तुमको, देखो if it is 0 यानी कि perfectly inelastic. The quantity demanded 0 मतलब zero change in quantity demanded. The change in quantity demanded कुछ है ही नहीं, quantity demanded does not change as the price change vertical to the y axis, parallel to y axis, vertical line parallel to y axis. और ये उल्टा देखना है इसका, अगर मान लो change is infinite, भयंकर change हो रहा है, जरा सा भी price change कर दो, there is a infinite change in the quantity demanded, the demand curve will be parallel to एक्स एक्सिस। समझ में आया? नाउ सी दिस, ये वाला देखकर बताओ, बुक में मत देखो, ये वाला तुम देखकर बताओ, ये एक्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, वाई की तरफ ज्यादा जा रहा है? एक्स एक्सिस। और एक्स पे क्या रहता है? इलास्टिक। पर ये पूरी तरीके से तो पैरेलल नहीं है, सो ये क्या है? बेसिकली मोर इलास्टिक। अभी इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ याद करने का तरीका है, इसके पीछे देयर इज अ लॉजिक। Let's say this is price 5, this is price 10. At 10 the quantity demanded was 20, at 5 the quantity demanded becomes 100. यहां देखो कुछ ऐसा ग्राफ था। Can you tell me the change in price? Change in price is this much, दिख रहा है? And change in quantity is this much. ज्यादा क्या है? क्वांटिटी में चेंज है, प्राइस में? क्वांटिटी में चेंज है। तो कहना है से परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, सो दिस इज मोर इलास्टिक। दिस इज फ्लैटर कर्व रहा। देखो इंटरप्रिटेशन के 2-3 तरीके, एक तो कर्व देखकर भी समझ सकते हो, दूसरी बात प्लॉट करके भी देख सकते हो। अच्छा, इसके अपोजिट अपन बना के देखते हैं। ऐसा, व्हेन प्राइस वाज 5 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड वाज दिस मच, ये जो भी है। प्राइस मैंने वो उल्टा रीड किया, पर ठीक है, प्राइस मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 10। क्वांटिटी डिमांडेड हो गई कम, प्राइस कितना चेंज हुआ? इतना, और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है कम। सो कहना है से हियर चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इन लेसर प्रोपोर्शन देन चेंज इन प्राइस, इट विल बी क्या? इलास्टिक, इनइलास्टिक, रिलेटिवली मोर, लेस, यूनिट क्या? परफेक्टली लेस इलास्टिक, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। अच्छा, अब यूनिट के केस में देख लेते हैं। यूनिट के केस में ये चेंज एंड दिस चेंज इज ऑलमोस्ट इक्वल, यूनिट इलास्टिक। समझा क्या? ओके, बुक मत खोलो, क्या बता रहा है ये?
क्या समझ में आ रहा है इससे? 1 से बड़ा, इनफाइनाइट से छोटा, क्या होगा ये? मोर इलास्टिक। फ्लैटर कर्व या स्टीपर कर्व? फ्लैटर कर्व। ये बताओ, यूनिट इलास्टिक, फ्लैटर कर्व, स्टीपर कर्व? तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, दोनों के लिए इंक्लिनेशन इक्वल रहेगा। अच्छा ये वाला बताओ। 0 तो नहीं है सर, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है और 1 से भी छोटा है, यानी कि यूनिट और इन इलास्टिक के बीच का है। सर लेस इलास्टिक है ये, ठीक है, तुम बोलते तो मान लेते हैं। इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। इन इलास्टिक नहीं आएगा, इन इलास्टिक तो यहां पर आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा यहाँ पे नोटेशंस रहते हैं, देखो कई बार ना इन इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक का इंटरप्रिटेशन जनरली अपन परफेक्टली इन इलास्टिक समझते हैं, तो कई बार वो यूज करते हैं इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक दोनों उनके लिए मीनिंग अलग होते हैं, बट जनरली वो लेस या मोर का नोटेशन लगाते ही हैं, ठीक है। मेरा कहने का क्या मतलब है, सिर्फ अगर इन इलास्टिक तुमको बोल दिया तो तुम क्या अज्यूम करोगे? नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन वो कई बार ना परफेक्टली इन इलास्टिक को नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं और इन इलास्टिक को स्लाइटली लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। हाउएवर दे हैव नॉट यूज्ड दिस नोटेशन एल्सवेयर, सिर्फ यहां पर एक्सप्लेन किया उन्होंने। डिड यू गेट इट? चलो भारी बढ़िया। अच्छा लास्ट 2 क्वेश्चन पूछता हूं। एक क्वेश्चन है मेरा ओमकार से। ओमकार, ऐसा कौन सा डिमांड कर्व रहता है जो एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है और वाई एक्सिस से पैरेलल रहता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। ऐसा कौन सा मेथड है इलास्टिसिटी कैलकुलेशन के लिए पार्थ जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व रहता है, टचेस बोथ द एक्सिस? ऐसा कौन सा मेथड रहता है? मेथड, वी हैव 5 मेथड। ऐसा कौन सा मेथड रहता है जिसके अंदर डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस? पॉइंट मेथड, ग्राफिकल उसके अंदर। और अगर वेरी लार्ज चेंज अपने को मेजर करना है ऋतिक, तो कौन सा मेथड? आर्क। शाबाश, फटाफट कंप्लीट करते हैं अपन ये डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर तुम्हारे प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंडेंट है? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या बोल सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में? वैसे हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें कि सब्स्टिट्यूट के कारण अपनी इलास्टिसिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इलास्टिसिटी यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज। Availability of substitute. Elasticity of demand is affected by availability of substitute. Fall in the price of substitute lead to increase in the demand of substitute. Fall in the price of CNG will lead to rise in demand of petrol. Fall in the price of CNG will lead to decrease in demand of petrol. Fall in price of substitute lead to increase in the demand of the substitute. ऐसा करो, fall in the price of commodity लिखो, कट करो उसको, substitute सेम लग रहा है। fall in the price of commodity leads to increase in demand of that commodity. नहीं यार वो सही लग रहा है मेरे को। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, एक मिनट सोचने दो रे, कंफ्यूज हुआ मैं। हाँ रे रुकना एक मिनट। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड, हाँ सही है। लेट्स से आई सेल सीएनजी, मैं सीएनजी बेचता हूं। अब सेंटेंस रीड करना, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, पेट्रोल का रेट कम हो गया तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी और मेरी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। द गुड्स विच टिपिकली हैव क्लोज और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अच्छा पढ़ो मत आगे का। गुड्स के अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसका नेचर इलास्टिक रहेगा या इन इलास्टिक रहेगा? क्यों इलास्टिक रहेगा? क्यों डिमांड चेंज होगी? सर एक ने प्राइस बढ़ा दी तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, हम शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट के ऊपर।
आप लोगों ने फीस बढ़ा दी तो दूसरी क्लास पे शिफ्ट हो जाएंगे ना तुरंत? हाँ, टेक्निकली यस। हाँ बोलते हो। वफादारी नाम की भी एक चीज रहती है जो आजकल सिर्फ कुत्तों में पाई जाती है, बाकी तो वफादारी विलुप्त हो चुकी है। एनीवेज, अगर गुड्स के क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है प्रतीक, तो उन कमोडिटी का नेचर इलास्टिक रहेगा या इनइलास्टिक रहेगा? इलास्टिक रहेगा। एक्सप्लेन मी व्हाई। दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या? चेंज। हम शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट से, ए सीएनजी से उठकर पेट्रोल पे चले जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो शिफ्ट कर देते हैं, दैट मीन्स इलास्टिक नेचर आ जाता है। और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो, जैसे एविएशन फ्यूल जो प्लेन उड़ाने के लिए फ्यूल लगता है, अब उसका ऐसा कोई एज सच क्लोज सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है नहीं, तो उस केस में अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं, तो वहां पे इनइलास्टिक नेचर दिखता है। लेकिन अगर वही बायोगैस पे चला पाएंगे वो तो इलास्टिक। Availability of substitute. Elasticity of demand is affected by availability of substitute. Fall in the price of the substitute lead to increase in the demand of substitute and fall in demand of commodity and vice versa. Goods which typically have close or perfect substitute have highly elastic demand curve. Goods which do not have close substitute or few substitute have less elastic demand curve. अगर let's say कि एक ही टेलीकॉम कंपनी होती है इंडिया के अंदर, एयरटेल, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता नहीं, तो तुम कितना भी प्राइस बढ़ाते उसकी डिमांड पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अभी उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ये रीज़न से इलास्टिक नेचर का हो जाता है। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। देखो मत, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। लेट्स से तुम एक कमोडिटी परचेज करते हो, लेट्स से तुम शर्ट या क्लोथिंग, जितने भी कपड़े वगैरह परचेज करते हो, इट ऑक्यूपाइज 20% ऑफ योर रेवेन्यू। जितना भी तुम कमाते हो उसका 20% उसने ऑक्यूपाई करके रखा है। अब सडनली वो कपड़े का प्राइस हो गया डबल। तुम्हारी इनकम कांस्टेंट है, वापस सुनना, तुम्हारी इनकम कांस्टेंट है। पहले तुम्हारी इनकम 1 लाख थी, उसमें से 20% कपड़ों के लिए तुमने रिजर्व करके रखा था। अब मुझको बताओ, अगर ये शर्ट का प्राइस बढ़ गया या तुम्हारे जो भी क्लोथिंग्स है इसका प्राइस बढ़ गया, तुम्हारे डिमांड पे क्या इफेक्ट होने वाला है? कम हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। अब उस 20,000 रुपए में मैं ज्यादा कमोडिटीज ले नहीं सकता, ठीक है, कम कमोडिटीज आएगी। पर वही तुमने 1 लाख रुपए की सैलरी में कितनी माचिस खरीदते हो तुम? कितनी माचिस और कितने किलो नमक खरीदते हो तुम? 1 लाख। जब तेरी सैलरी 10,000 थी, कितना नमक खरीदता था तू? 1 पैकेट। जब तेरी इनकम 10 लाख हो गई, कितने पैकेट खरीद रहा है? 1 पैकेट। क्यों रे भाई? क्यों जरूरत नहीं है? सर 2 रीजन है उसके। पहला रीजन तो सर उसका ऐसा है कि वो नेसेसिटीज है, पर अगर नेसेसिटीज को अपन साइड में रखें, माचिस की बात करते हैं। माचिस 1 रुपए की आती है, वो सडनली 100% प्राइस बढ़ गया, उसका 2 रुपए की हो गई। अब बता, सीधा माचिस का कंजम्पशन हाफ कर देगा ना तू? क्यों रे भाई? तेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तू 1 महीने में 30 बार बीड़ी पीता है, तो 30 माचिस की कांडी आती है, उसके अंदर काड़ियां आती है, लकड़ियां रहती है, स्टिक्स रहती है, मैच स्टिक्स रहती है, 30 बराबर। एग्जाम्पल क्लियर है। 1 रुपए का आता है, सडनली 2 रुपए की हो गई माचिस। बाप रे, मतलब वो बोल नहीं सकता महंगाई कहां तक छू गई है, आसमान को। अब क्या करेगा? क्या लाइटर पे शिफ्ट करेगा या 2 रुपए की माचिस के लिए पैसे? लाइटर यूज करना नहीं आता, गवार है वो, उसको मुंह जला लेता है, मूछे जला लेता है वो अपनी। हाँ, 2 रुपए की हो गई तो भी क्यों भाई? इतना अमीर हो गया क्या तू? सीधा प्राइस डबल कर दिया फिर भी खरीद रहा है। अय्याशियां देख रहे हो लड़के की? बोल, रीजन बता, रीजन बता। हाँ, तुम तो बहुत सिगरेट पीती हो। अब मुझको बताओ, वो जो 30 काड़ियां आती थी उसके अंदर 1 रुपए के अंदर, अब वो 2 रुपए की हो गई माचिस। बावली, डबल, महंगाई डबल हो गई। बताओ। ठीक है सर,
सर वो बोल रही है कि उसकी इनकम के कंपैरिजन में सर ये 1 रुपए का 2 रुपए हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। दैट मीन्स तुम्हारी इनकम के अंदर तुमने कुछ कमोडिटीज की अगर अलोकेशन कर रखा है, वो अलोकेशन बहुत ही छोटा है, 1%, आधा परसेंट, अरे चाय 5 रुपए की जगह 6 रुपए की हो गई, तुम्हारी डिमांड पे थोड़ी कोई चेंज होता है। देखो प्राइस 20% से सडनली बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे अफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे बजट को देखा जाए ना, 1 लाख रुपए तुम्हारी इनकम के सामने 6 रुपए कुछ भी नहीं है। सो जो भी कमोडिटी तुम्हारी बजट का लार्जर प्रपोर्शन ऑक्यूपाई करती है, उसके अंदर अगर चेंज आ गया तो डिमांड हो जाती है इलास्टिक। और अगर जो बहुत ही छोटा प्रपोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन, लेट से माचिस हो गया, नमक हो गया, तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में? नमक कितने पैकेट लेता है तू प्रथमेश? एक ही पैकेट लेता होगा ना, आधा पैकेट तो ले नहीं सकते सर स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से। सडनली नमक 20 रुपए का भी हो गया तो भी तू एक ही नमक लेता है, एक ही नमक का पैकेट लेता है ना। दो चीजें हैं उसके पीछे, क्या? पहला तो नेसेसिटी, उसको साइड में रखते हैं कि नेसेसिटी है वो, उसको साइड में रखते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है, तेरी इनकम 1 लाख रुपए में नहीं की और नमक का पैकेट 10 का 20 हुआ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पर वही यश कमाता है 100 रुपए रोज दिहाड़ी के, मेहनत मजदूरी के 100 रुपए कमाता है। उसकी चपटी आती थी 30 रुपए की, अभी चपटी सडनली 40 रुपए की हो गई, बजट बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे बजट का 30% एलोकेट करके रखा था तूने उसे। समझ में आ रहा है? अब ये रीड कर लो। The goods having higher proportion of consumer spending are more elastic to demand. Example, clothing, provisions and grocery, milk, etc. Goods having lower proportion of consumer spending are less elastic. Example, button, salt, matches. अभी तुम्हारी इनकम चलो 1 लाख रुपए का 10,000 रुपए बस मान लेते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि अभिजीत बोल रहा है बटन के रेट बढ़ गए, अब मैं 2 ही बटन लगा के आऊँगा। अभी तो देखो यहाँ बटन, यहाँ लड़कों को यहाँ पर भी दिए रहते 2 बटन एक्स्ट्रा। अच्छा नए स्टाइल के अंदर यहाँ पर भी कॉलर को भी बटन लग कर आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 बटन कम कर देगा, क्यों नहीं करता कम? सर सस्ता है वैसे हमारी इनकम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजर्स टू विच द कमोडिटीज कैन बी पुट। अगर एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं तो वहां इलास्टिक नेचर एक्सिबिट होता है। कैसे? अगर लेट्स से इफ इट टॉक अबाउट मिल्क इज 50 रुपीज पर लीटर, अज्यूम करते हैं 50 रुपए लीटर है, सडनली वो 70 रुपए हो गया, तो तुम क्या करोगे? गरीबों को पिलाओगे? नहीं, गरीबों को नहीं, बच्चों को पिलाओगे, बुजुर्गों को पिलाओगे। अच्छा अब नाग पंचमी में अपने दोस्तों को तो नहीं पिलाओगे, यानी कि सांप को नहीं पिलाओगे, ठीक है? अभिषेक नहीं करोगे, तेरी बात नहीं कर रहा, अभिषेक मतलब शिव जी को अपन चढ़ाते, वो नहीं करोगे। मिठाइयाँ कम खाओगे। लेकिन मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां नहीं जलाओगे। करते ना भाई, गाड़ियां जलाना भी पेट्रोल का ही यूज है, तुमको मालूम है क्या? दंगे होंगे तो अगर मान लो जलानी है अपने को बस, तो कैसे जलाएंगे? पेट्रोल लगता है ना वहां पे। तो अगर पेट्रोल का रेट बढ़ गया, अपन अज्यूम करते हैं पेट्रोल का एक सिंगुलर यूज ही है गाड़ी चलाने के लिए, तो अगर पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके मल्टीपल यूज नहीं है। तो जिस कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं वो इलास्टिक नेचर एग्जिबिट करता है, और जिसके सिंगुलर यूज हैं या वेरी लेस यूज हैं वो इन इलास्टिक नेचर बिहेव करता है। मोर ऑफ इन इलास्टिक, नॉट परफेक्टली बट मोर ऑफ इन इलास्टिक। समझ में आ रहा है? रुशान समझ रहा है? क्या समझा? एक्सप्लेन। नंबर ऑफ यूजेस पॉइंट एक्सप्लेन कर। हाँ, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, मोर इनइलास्टिक भी हो सकता है, ठीक है? और अगर उसके मल्टीपल यूजेस हैं तो मल्टीपल यूजेस हैं। समझ, पेट्रोल है, पेट्रोल के मल्टीपल यूजेस हैं। तुम गाड़ी भी चला सकते हो, बस भी जला सकते हो, घर भी जला सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हो, दोस्त को फूंक सकते हो, उसके पानी की बोतल में मिला सकते हो। अगर ऐसे मल्टीपल यूजेस हैं और तुम फ्रीक्वेंटली ये सारे काम करते रहते हो, बस भी जला रहे हो, लोगों को मार भी रहे हो, सारी चीजें फ्रीक्वेंटली करते रहते हो, सडनली पेट्रोल का प्राइस 200 से 400 रुपए लीटर हो गया, हाइपोथेटिकली 200 से 400 होगा। अब क्या करेगा तू? गाड़ी चलाने के लिए यूज करेगा, पर गाड़ी जलाने के लिए यूज नहीं करेगा। नमन को मारना है तो उसके लिए एक बार यूज कर भी ले अपन, ठीक है? वो एक इसेंशियल हो गया हमारे लिए।
The point I tried to explain is if the commodities are having multiple uses, then in that case the demand will be elastic. And if the price rises, the particular commodity will be put to use only for particular purposes. ठीक है? If the commodity do not have multiple uses, the demand will show a inelastic or perfectly inelastic nature. समझ में आया क्या अक्षर? चलो आज के लिए इतना ही. देख लो अब तक में कोई डाउट है तो आस्क मी.